So the training is extremely rigorous. It is, it is virtually inhuman. One of the toughest training at that level. Weight loss technique, weight loss, snake diet, all these rubbish things. Can you even dare to say? Just 3 million follower हैं, बेटा सही होगा, चलो इसको follow. I actually competed with a broken shoulder एक साल. Has any celebrity or Bollywood actor or actresses ever contacted you for their transformation? So welcome everyone back to the podcast, and here we are again. But due to the current scenario in the country, physically interaction करना शायद possible नहीं हो पा रहा है. But वो कहते ना जहाँ चाह है वहाँ राह है. So we have to find out ways to do things. और मैं सच बता रहा हूँ, I am telling you this from bottom of my heart. आज मैं जिनके साथ interaction करने वाला हूँ ना, it's like a dream come true for me. I was never expecting कि sir accept करेंगे ये, कि सर के साथ ये होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सर की मैं तारीफ कर रहा हूँ इसलिए, इट इज बिकॉज कि मैं सर से रियली इंस्पायर्ड हूँ. अगर आप सर के बारे में जानेंगे ना, उनका कंटेंट देखेंगे, आप भी मेरी तरह पर्टिकुलर हो जाएंगे सर के साथ मिलने के लिए. तो आपको एक सर का ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं मैं. एक्स एनडीए कैडेट, एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएफबीबी, owner of YouTube channel We Are Stupid with over more than 3 lakh subscribers, author of many fitness books, and not ordinary fitness books which expose myths which are following from years, which we are following from years. And plus जिसके लिए सर जाने जाते हैं और जिस वजह से मैंने सर को डिस्कवर किया, exposing the idiots which are misguiding us. So he is none other than Akshay Chopra, sir. So welcome to the podcast, sir. Thank you, Aftab. Thank you. Yes. I hope you can hear me. Yes, sir, I can hear you, sir. Yeah, Aftab. Yes. Is my voice clear to you, sir? Quite clear. Yes, sir. तो सर मैंने जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया ना, इट इज ऑल ऑफ वही रीजन था. उसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. वो जो हमारे कुछ यूट्यूब पे महान मोनी बाबाज है, जो काफी अच्छे से कुछ मिथ्स को प्रोपेगेट करते हैं काफी अच्छे से, और दिमाग में एकदम ना ऐसे सर वो बना देते हैं वो कि आपको यही फॉलो करना है, जो हम बोल रहे हैं वही सही है. जो आपने अभी इतनी सीरीज में भी कवर किया था कि यू हैव टू आस्क द व्हाई, आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है. अब सर ये स्टेज आ गई है मेरी लाइफ में, अगर मुझे यूट्यूब का सबसे मोस्ट सब्सक्राइब चैनल भी, जिसके लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो भी अगर मुझे कुछ बेच रहा है ना, मैं पूछूंगा भाई क्यों बेच रहा है, ये मुझे क्यों दे रहा है, मैं क्वेश्चन मार्क पूछूंगा, मैं ऐसे ही नहीं उसकी बात सुनूंगा. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टॉट मी सर एंड मेनी मिलियंस ऑफ पीपल. तो सर जब मैं आपका जोश शौक देख रहा था ना, इट वाज अमेजिंग, इट वाज कंप्लीटली अमेजिंग. बट उसमें एक लाइन थी जो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा रह गई थी. इट वाज बॉर्न, ब्रॉट अप एंड ruined इन दिल्ली. तब मैं समझ गया सर योर लाइफ इज अमेजिंग एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ. तो सर मैं वही जानना चाहता हूँ, दिल्ली का वो 16-17 साल का ruined बॉय कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एक इंटरनेशनल एकेडमी में गया, फिर एयरफोर्स में, फिर बॉडी बिल्डिंग में, आप वी आर स्टूपिड जैसे एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को संभालना. हाउ इट ऑल हैपेंड सर? It all happened step by step यार. I never knew things will happen like this. मतलब स्कूल में तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एनडीए क्या है और क्या. I am from a time, जिस टाइम ना most students, not मतलब everybody, कई अच्छे लड़के भी होते थे जैसे हमारे जैसे होते थे ना, अच्छे सारे बैक बेंचर्स, उनको कुछ नहीं पता होता था लाइफ के बारे में कि यार चल क्या रहा है. और हम सुनते थे और हमें लगता था आईआईटी हाँ कर लेंगे, ये हाँ हो जाएगा. तो बैक बेंच पे बैठ के ना बस यही प्लानिंग चलती थी, करना किसी ने कुछ नहीं था. ठीक है. एंड इन फैक्ट नन ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर बैक बेंचर्स दे हैव डन एनी ऑफ द थिंग्स दे एक्चुअली प्लान्ड. दे आर डूइंग, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे. लेकिन कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है स्पेसिफिक जो कोई स्कूल में उसने कुछ ऐसे प्लान किया. हाँ बिल्कुल. तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, नॉट इवन 1% प्लानिंग थी. पढ़ाई को मैं वैसे नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं थी. मतलब मेरा प्रॉब्लम यही है कि आई कैन नॉट फोकस ऑन समथिंग विच आई डोंट लाइक. ये शुरू से मेरे साथ रहा है. तो इट वाज नॉट दैट आई नेवर लाइक स्टडीज.
टीचर्स ऐसे नहीं थे कि वो इतना इंटरेस्ट जगा सके, या मुझे वो उस तरह की एकेडमिक्स पसंद नहीं था। आई वॉज वेरी क्रिएटिव इन माई थॉट पैटर्न्स। तो मुझे बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद थे, जैसे हिस्ट्री हो गया, बिकॉज लेट्स आई यूज्ड टू लिसन टू हिस्ट्री। तो मुझे वो सिनेरियोज और जैसे वॉर या बैटल सिनेरियोज चल रहे हैं या किंग्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे सोच के बहुत एक्साइटिंग होता था कि यार ये लोग कैसे उस टाइम पे रहते होंगे, इनका लाइफस्टाइल क्या होगा, इनका थॉट पैटर्न क्या रहा होगा, तो ऐसी चीजें। तो आई कुड रिलेट मोर टू पीपल एंड आइडियाज एंड मोर क्रिएटिव थिंग्स रादर देन मोर नंबर्स एंड ऑल। मैथ्स में तो बिल्कुल ही जीरो था मैं, ठीक है। तो बट आई हैड सर्टन थिंग व्हिच आई वाज डूइंग वेरी वेरी डिलिजेंटली स्कूल में भी। उनमें से एक था स्पोर्ट्स व्हिच आई लव्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। I was playing almost all the sports, especially track and field, athletics. And second was I was into a lot of books. मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, और ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो हम जैसे जब बच्चे होते ना उस टाइम पे, आजकल तो बहुत सारे वर्ड्स आ गए ना, डिसलेक्सिक और ये और वो। उस टाइम पे एक ही बच्चा होता था, ये नालायक है, ठीक है, और ये कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो एग्जैक्टली सर। अब हमारे को तो बहुत टाइम पहले ही स्कूल्स में और सब जगह वो लेबल कर दिया गया था कि इवन हमारे रिलेटिव्स वगैरह ने कि भाई ये तो कुछ करने लायक है, इसको तो भूल जाओ, मतलब बाकियों की बात करो, इसको तो बात ही नहीं करनी। ऐसे थे हम, ठीक है। और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उस टाइम क्राइटेरिया, इनफैक्ट आज भी ऐसी बहुत टाइम जगह पे होता है कि क्राइटेरिया ऑफ जजिंग अ किड वाज ओनली वन, कि इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, राइट। सो 10th तक आई वाज फाइन इन एकेडमिक्स, अबव एवरेज। लेकिन उसके बाद आई हैड साइंस तो मैंने ले ली, बट आई फाउंड कि नो, दिस इज नॉट फॉर मी। कुछ एस्पेक्ट्स मुझे साइंस के बहुत ज्यादा पसंद थे जो आज भी हैं, बट आई एम अ गाय जो एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बना। मतलब आई वुड हैव बीन मोर सूटेड इन अ वेस्टर्न एनवायरनमेंट ऑफ स्टडीज, जहां पर यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स, कि शायद मैं बायोलॉजी लेता, फिजिक्स लेता, साथ में मैं हिस्ट्री लेता, साइकोलॉजी लेता, ऐसे सब्जेक्ट मुझे पसंद। आई कैन नॉट स्टडी वन थिंग। Anyways, उसके बाद I kept on reading. I used to read a lot of books, lot of non-fiction books, मतलब specifically सर, biography. जब आपको ऑन द अदर हैंड आपको पढ़ाई का उतना पैशन नहीं था, बट स्टिल यू वर अ बुक लवर, आपको तब भी किताबें Yeah, पढ़ना पसंद था। exactly. और यही मैं even in telling a channel to a lot of my youngsters who contact me for the same reason, कि there's a difference in academics and there's a difference in reading. Reading books is a very different thing altogether. कोई भी इंसान कभी भी वो बुक नहीं पढ़ेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। उसको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कभी भी ऐसी बुक नहीं उठाएगा जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, राइट। एंड रीडिंग इज वन थिंग विच, if you ask me which is the best habit in the world, the best habit you can develop as a youngster or eventually any time in the life, it is reading. Reading will change your perspective towards everything. देखो, it's a very simple thing कि there's a very famous quote that there's no difference between a person who does not read and who cannot read. Okay, and there's a reason for that, because let's say मैं किसी की biography पढ़ रहा हूँ, जैसे one of my favorite kings was Maharaja Ranjit Singh, so I'm reading his biography. Okay, now when I was reading it, now imagine आप उसकी बायोग्राफी क्या, मतलब उसकी ऑलमोस्ट 50 60 70 इयर्स की जो पूरी हिस्ट्री थी, वो आपने एक बुक के अंदर सारी पढ़ ली, तो इट गेव यू अ जिस्ट ऑफ हिज एंटायर लाइफ टाइम। वो सिर्फ बुक्स के थ्रू ही हो सकता है। एंड व्हाई आई टेल पीपल मोर टू रीड बुक्स इज बिकॉज बुक ना बहुत स्लोली पढ़ी जाती है, तो धीरे धीरे आइडियाज जनरेट होते हैं, यू कैन रिलेट मोर, ठीक है। विजुअल मीडियम भी बहुत अच्छे हैं आजकल आ गए हैं, उस टाइम विजुअल मीडियम हार्डली होते थे, ठीक है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स तो बहुत सारी नॉलेज गेन होती है, और ये बिकॉज तुम अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हो, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में हमेशा रह जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस क्रिएट करती है। तो यही दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। बट इसके साथ एक चीज और थी विच आई ऑलवेज लव बचपन से, दैट वाज द लव फॉर यूनिफॉर्म। मतलब आई लव यूनिफॉर्म पर्सनल, किसी को भी, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, डिफेंस, पैरामिलिट्री, कोई भी हो, आई ये यूज्ड टू लव यूनिफॉर्म। ये सर जो आपका किंग्स के, आपका जो पैशन था किंग्स के बारे में रीड करना, ये उसी वजह से था कि आपको यूनिफॉर्म पर्सन्स पसंद थे? No. It was not the only books I read. But this was, I'm just giving an example. या मैं basically mostly maximum cases में, at least 95% cases में I was reading non-fiction books. ठीक है, I was not reading a lot of fiction. कुछ टाइम मैंने शुरू में fiction books पढ़ी हैं. I read Lord of the Rings long back, and then I read, I used to read Frederick Fawcett की books. It was, तो initially कुछ books मैंने पढ़ी, बट देन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, बिकॉज मुझे वो स्टोरीज लगती थी, देन आई स्टार्टेड, आई एम मोर सॉर्ट ऑफ अ रियलिस्टिक गाय, नॉन ठीक है। बहुत फिक्शन। ज्यादा को मैं इस तरह से नहीं क्रिएट कर सकता दिमाग में, मतलब जिस तरह ये होता है ना, अनरियलिस्टिक लगती है।
एंड ऑन रियल ऑलरेडी हिस्ट्री में बहुत सारी रियलिस्टिक अमेजिंग चीजें हो रखी, इट्स बेटर आई रीड दैट। तो आई रीड लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे बायोग्राफीज हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट। बट ऑफ कोर्स लव फॉर यूनिफॉर्म वाज, आई डोंट नो ये कहाँ से आया, मे बी समबडी इन माय फैमिली, बट बहुत रेयर ही कोई ऐसा था। ठीक है, आई एम अमंग द फर्स्ट गाइज, आई थिंक आई एम द ओनली गाय इन द फैमिली एवर हु इज गॉन इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो देयर वाज नो सच एग्जांपल, देयर वर सम दूर के कोई लोग जिनसे आप पूछ सकते थे, बट आई नेवर सॉ देम इन यूनिफॉर्म। So love for uniform was more from some from movies, some from the books, उस टाइप की चीजें। So उस टाइम ऑफ कोर्स माय मार्क्स वर हार्डली वो, तो हम 11th 12th में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वेरी लो मार्क्स। तो हमें तो वो एक टर्म दे दिया था कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। बट थैंकफुली माय हैबिट ऑफ रीडिंग हेल्प मी अ लॉट, which not many people knew of। उनको नहीं पता था कि मैं इतना मेरी बुक्स वगैरह रीड करता हूँ, स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ। तो ये चीजें मुझे काफी हेल्प करा है, इसने मुझे एनडीए का एग्जाम क्लियर। And of course, then NDA happened. NDA is something which is a life-changing experience. उसे ना explain नहीं करा जा सकता. I mean, I cannot even tell a person who has not gone through that training. You can explain a person what you do in the top colleges in the country. Let's say you tell somebody IITs में ये होता है, वो समझ जाएगा. You tell somebody AIMS में ये होता है, वो समझ जाएगा. You tell somebody IIMs में ये होता है, वो समझ जाएगा. तुम ये नहीं बता सकते NDA में क्या होता है. उसके ऊपर से जाएंगी चीज, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। सो जैसे तुम लोग यंगस्टर की बात कर रहे हो, या फिर मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, आई एम आल्सो सिविलियन नाउ, बट ऑल सिविलियंस नो कि जैसे कि उनकी लैंग्वेज में होता है कि बहुत पनिशमेंट्स मिलती हैं, वहां पनिशमेंट्स नहीं होती है यार, वो पूरी लाइफ ही एक पनिशमेंट की तरह उस टाइप चलती है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो द ट्रेनिंग इज extremely rigorous. It is, I mean, it is virtually inhuman, one of the toughest training at that level in the world. Okay, and in fact, a lot of people run away. A lot of people leave in the first 6 months itself, right? There are deaths also which happen, unfortunate cases, right? Even in NDA, a lot of injury cases sorry, you can hear me? No issues, sir. Yeah. So a lot of injury cases happen, a lot of, all these things. But again, NDA training is something which changes you in a very different manner. It is rightly said, it makes you a man. Okay. It converts boys into men. This is what happens. So by the time we move out of NDA, we have seen much more things than anybody of our age, at whatever we are experiencing. उसके बाद ऑफ कोर्स फिर ट्राई सर्विसेज डिवाइड हो जाती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो मेरा शुरू से एयरफोर्स था, तो आई वाज ऑलरेडी फ्लाइंग इन, यूज्ड टू डू सम फ्लाइंग इन इंडिया आल्सो, एंड देन एयरफोर्स अकेडमी हैपेंड, देन flying there, and then I got into the transport stream, and then you are training in transports in Bangalore, right? I went there. I was flying different type of aircrafts there. Transport aircrafts की ऐसे होता है, step by step you move up, right? And then I got posted. मेरी पहली posting was in Baroda, which was one of the most beautiful places for a posting. बहुत amazing. लेकिन वो my squadron was a very busy squadron. In fact, one of the busiest transport squadron जो पूरे Air Force में था, and we were flying left, right, and center day and night, hundreds of hours, doing 1 से 2 महीने में बहुत hours fly होते थे, दिन रात flying चलती रहती थी। 100 hours of flying in 1 month? Yeah. 80 hours, 100 hours. ये कोई वो नहीं है, these are normal. In fact, even normal transport guys do such type of flying. I mean, outside also civil भी करते हैं, ठीक है, बट हमारी फ्लाइंग इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ फ्लाइंग, जैसे इट्स नॉट अ लेजर फ्लाइंग, It's a fighter jet. डिफेंस फ्लाइंग इज ओके। सो दैट वाज वन पार्ट। वहां पे मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। आई यूज्ड टू गो टू द जिम आउटसाइड। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था फिटनेस और उसके लिए, तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ड्राइव डाउन 30 किलोमीटर्स एवरी डे टू द जिम। जैसे मैं लैंड करता था, आई यूज्ड टू I was having a bike then, so a Bullet was there, so मैं उठाई and I used to straight away go to the gym. It was quite far away. तो वहां पे and I started, because I had athletic space, तो मेरा बेसिक फिजिक बहुत अच्छी थी। तो वहां के कुछ ट्रेनर्स ने बोला, सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट कम्पीटिंग इन बॉडी बिल्डिंग। सो लगा, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं और क्या है, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट आई हैव इवन थॉट ऑफ। कह रहे, नो सर, यू हैव अ वेरी गुड, स्पेशली लेग्स बहुत स्ट्रांग थी, बेस बहुत अच्छा है, हम आपको बताएंगे कैसे। Near me? Yeah. Okay, sir. So there I started bodybuilding. उन्होंने मुझे पोजिंग वगैरह सिखाई, उन्होंने मुझे बेसिक चीजें सिखाई, कैसे ऐसे करना है, ऐसे। एंड
without any medicines, without any anabolics, मैं पहली बारी में ही I won a gold medal in Mr. Baroda championship. तो जब पहला गोल्ड आया मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही, तो एयरफोर्स टीम टुक अ नोटिस बिकॉज ऑफिसर्स जनरली बॉडी बिल्डिंग में नहीं आते थे. आई थिंक उस टाइम 2 या 3 टोटल ऑफिसर्स थे पूरी इंडियन एयरफोर्स में जो बॉडी बिल्डिंग करते थे, एंड हायर लेवल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं. So I cleared the district and the Air Force team called me. I mean, it was initially the district team which called me, and then the command team कहते हैं उनको. So the inter-command championship में I won, and then I moved on to the inter-services championship. वहाँ पे भी I won couple of medals. I think I'm getting calls. बीच में ना calls आ रही है बहुत सारी. हाँ sir. So of course then bodybuilding started, and I won almost Mr. Baroda 3 times. Then I won the Gujarat twice, and then national my first time only I was in top 5 the first ever time. But by that time I had a very serious injury of my shoulder. So I had to undergo a major operation surgery. It was almost 3.5-4 hours की surgery because I actually competed with a broken shoulder. एक साल. It was a big tear, and I won a gold with a broken shoulder. But after that, for 1 year, when I Is this during when you became Mr. Gujarat? Is this during that time? Yeah. And you were having a broken shoulder. Yeah. So the last medal I won, which was again a gold medal in my category, I had already a torn shoulder. So I couldn't compete I could not get in a very good form, but the form was good enough to win a gold. But then next year, of course, the surgery happened. I had to take a break, but I bounced back very early. And next time when I came back, that was my peak. एक साल के अंदर ही I peaked after my surgery. I went to Mr. Baroda. They refused me from competing. They said, "Sir, आपकी form इतनी अच्छी है, आप सीधा guest posing करो." So they gave me I did a guest posing in Mr. Baroda. I went to Mr. Gujarat. Again, they said, "Sir, आपकी physique इतनी अच्छी है, हम आपको nationals के लिए direct लेके जाएंगे. आप please guest posing करो. If you compete, you will win. Okay, there's no point." So I remember I did. उसके बाद second guest posing I did for Mr. Gujarat. Vipin Peter was the other guy who did guest posing this time. Then I went to nationals. That's when my first nationals I won the top 5. मैं उसी टाइम आ गया था फर्स्ट उसमें. लेकिन उसके बाद then I stopped competing because I found that the sport of bodybuilding in India was it was not giving you anything. Yeah. And you had to spend everything from your pocket. There were hardly any sponsors. आज भी वही हालत है. ठीक है. 0.001% को कुछ मिल जाए अलग बात है, लेकिन generally it's very difficult. तो बिल्कुल ही नहीं होता. So I found that there are other avenues also to explore, and I have to stop competitive bodybuilding. I love lifting weights even now. उस टाइम तक एयरफोर्स ने मुझे चॉइस दे दी थी टू मूव आउट ऑफ द एयरफोर्स, सो आई opted out because I had a plan in mind, a business in mind. So I opened my gyms, which is two of the biggest gyms in Delhi, Abhi, Body Mechanics, with my partners. So that was where I started when I moved out of Air Force. Okay, and the gyms are located in East and West Delhi, quite big size gym. वहां से then I started understanding the the civil world, because when you come out of defense forces, the outside world is very different for you, especially when it comes to the business part of it, because you've never done business. Business is a very different psychology. Okay, very different mindset is needed. तो धीरे धीरे मैं समझने लगा कि what is the business part of it, fitness को कैसे समझना है, उसका business part क्या है, उसका education part क्या है, and multiple other things. And then I started planning a lot of things. I was during this thing only, the YouTube thing I saw. To YouTube Forge mein you can just watch. You're not allowed to create anything. You can't have a Facebook profile actually, right? So I started knowing that there is something called YouTube which has come up, right? This was somewhere in 2017. That okay, this is YouTube. कैसे काम करता है? Then I found that there was a lot of rubbish on the YouTube, because at least इतना basics तो पता ही था after doing so many courses. And अच्छा, बीच में I was also doing a lot of courses and certification during all these years. With the job in the Air Force and this thing, I was too much into studying, because this is what I wanted to know about fitness and all. So I did a lot of international certifications and all. There was a time, in fact, I checked around that I was the most certified in the country. But then I stopped counting, because that was an irrelevant thing. Even that actually doesn't matter in any way. Okay, then I thought that there is something missing which is happening, and that was independent research. This is what I started when I moved out of Air Force. Started studying independent research studies and understanding every topic in greater depth.
Okay, that is where the idea of Be a Stupid came in. So I was sitting with my wife, and I was sitting in a, I think we were watching a movie in a hall, movie hall में, और वहां पे ना there was some very rubbish movie, पता नहीं कौन सी, वो जैसे हिंदी मूवीज आजकल आती हैं, तो बस movie पे चल रही थी, and I hate such movies, क्योंकि वो क्या होता है, वो एंटरटेनमेंट भी नहीं देती है, they just they're a headache. तो मैंने ये बोला है ना, हाउ स्टूपिड यार, ऐसे मैंने बोला है, हाउ स्टूपिड मूवी, व्हाट इज दिस रबिश गोइंग ऑन. तो बाय चांस एकदम वो माइंड में क्लिक करा कि दिस नेम बी अ स्टूपिड, एंड आई जस्ट रैन आउटसाइड द सिनेमा हॉल, आई मीन द where the interval जो होता है ना सब ब्रेक, वहां पे, and वहां पे मैंने इमीडिएटली डोमेन नेम चेक करा, and I found that the domain name is available, and I just registered a domain. So then I came back and told my wife, she was also one of the uh, she was there with me, and I asked her, तो उसने बोले बहुत अमेजिंग नेम है, आप चेक करो. तो I told her कि okay, मैंने रजिस्टर कर लिया है. So that was where the idea came in, and then I understood the meaning of stupidity, why this word actually clicked, what is the real meaning of the word stupidity, how we all humans are stupid. Basically, stupid is a word used as a metaphor. It simply means that if you want to learn something in life, you have to be stupid. Stupid means open-minded. You have to be dumb. No, as if you don't know anything. Right? But if you think you know everything in life, again you are stupid. So it is more like a metaphor, edged sword. Okay. So then you opened this channel, Be a Stupid. A lot of people told me it's very negative. It's negative. I said, no, it's not negative. You need to understand the meaning of it. Okay. And उस time मेरा aim यही था, to bust myths, right? कि there's a lot of stupidity going on, and मुझे नहीं पता था ऑडियंस क्या होती है, किस एज ग्रुप की ऑडियंस है, मुझे कुछ नहीं पता. मेरा काम था कम ऑन, मेरा उसका कोई प्लान नहीं था यूट्यूब से. आई डिडंट इवन नो कि ये होता क्या है एग्जैक्टली. बट मेरा एम वाज ओनली कि यार ये तो फिटनेस में बहुत उल्टी सीधी मिथ्स चल रही है इंडिया में, लेट्स गेट सम गुड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. Initially, the response was, of course, as it is always slowly. The channel was not picking. I had no idea क्या thumbnails, क्या hashtags वगैरह सब मुझे कुछ. It was 2017, sir, when you started the channel. I think इतना ही हुआ ना, मुझे याद नहीं है कब स्टार्ट किया. 2017 होगा. चेक कर लेना है, मैं उसमें लिखा होगा एक बार, है ना, क्योंकि यूट्यूब पर रजिस्टर 2007 में कर दिया था मैंने शायद, लेकिन वो था रजिस्टर मतलब देखने के लिए अकाउंट बनाना कैसा होता है. उसके बाद है नहीं सर, आपकी जो ओल्डेस्ट वीडियो में उससे पता चल जाएगा ना. योर ओल्डेस्ट वीडियो इज ब्रेकिंग द 500 पाउंड बैरियर. इट इज 4 years old. सो यू, उसके बाद जस्ट द फर्स्ट वीडियो, द शुगर वाला वीडियो. या लिटिल शुगर इज ओके. It was uploaded in 2018, Feb 27. That is the time I started. Okay, so this was your first video basically. हाँ, This was your first video basically. sugar वाला. Yeah, exactly. तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसे कुछ हुआ ना? Nearly इतना ही सर, 3 साल हो गए nearly. तो उस टाइम पे आई डिडंट नो कि ग्रोथ क्या होती है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, और उस टाइम सब कुछ चलता था, फेक सब्सक्राइबर्स, दिस दैट, तो सबने मुझे बोला ऐसे कर लो वैसे कर लो. मैंने कहा उसका क्या फायदा, उससे होगा क्या, क्योंकि मेरा एम इज वेरी डिफरेंट. बट देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड लर्निंग एंड ऑल, एंड धीरे धीरे द चैनल मूव्ड अप इन अ वेरी कंसिस्टेंट मैनर. लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज दैट मेरे को जो मैच्योर ऑडियंस चाहिए थी ना, वो इंडिया में, दैट इज व्हाट आई वांट इन माय चैनल, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट lot of rubbish channels on in this YouTube, because मेरे को regulation तो है नहीं, anybody can open a channel. So rubbish, when I say rubbish, then it is a very strong word. Why? Because they're actually rubbish channels. So when you start telling dangerous things to people which can harm them, then it is a rubbish channel. And this is what is happening आज. तो health और fitness में ऐसे बहुत सारे channels. So when I opened YouTube and I started making videos, initially I remember people loved lot of videos and they also hated lot of videos. Why? Because वो उनको reality दिखा रहा था, वो डरते थे. जैसे मैंने BCA पोस्ट किया, I told them 2 years back, BCA does not work if your protein intake is adequate. अब 2 साल के बाद maximum YouTubers are converting into the same lines. Because ये रिसर्च आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप लोगों को पता लग रही है. और वो क्यों पता लग रही है? क्योंकि फॉरेन जो यूट्यूबर्स हैं, वेस्टर्न यूट्यूबर्स, दे आर गिविंग यू द सेम नॉलेज. I told BCA does not work. I told glutamine does not work. Again, today everybody is accepting that. I told CLA does not work for fat burn. Everybody is accepting that. Right? I told L-carnitine does not work for fat burn. The effect is hardly anything. Again, people are accepting that. So what is happening is, अब वही research जब multiple तरीके से निकल कर आ रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ यार, this thing has already been told.
और उस टाइम सारे यूट्यूबर्स जो थे ना वो एक ही उस पे चलते थे, अच्छा इसने ये बोला है मैं भी ये बोल, हाँ अगर उसको एग्जैक्टली। पूछो क्यों क्यों बोला है भाई तुमने ये, ना तो जिसने बोला उसको पता है, ना जिसको कॉपी कर रहा है उसको पता है। ठीक है, तो यही चल रहा था, भेड़ चाल। एंड मैक्सिमम हमारे यहाँ जो वीडियोस बनते हैं और इवन आज भी जो बन रहा है दैट इज प्योरली फॉर व्यूज। ओके, तो ये चीज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रियली ब्रेक एंड टेल पीपल कि सिर्फ इंटरनेशनल चैलेंज ही अच्छे नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हो सकता है उनके चैनल्स ना हो बट दे आर वेरी नॉलेजेबल, और अगर उनके चैनल्स हैं और उनके सब्सक्राइबर्स कम है तो डोंट लुक एट सब्सक्राइबर्स, लुक एट द नॉलेज द पर्सन इज गिविंग। लेकिन ऑफ कोर्स वो भेड़ चाल खत्म नहीं हो सकती इंडिया में, बिकॉज दे लुक एट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, चाहे वो बंदा कुछ भी बोल रहा है सीधा। ठीक है, so this was how VS Stupid started. So this is now VS Stupid and Body Mechanics running in together. Plus, I was writing blogs for almost all major magazines and websites. I was writing books and ebooks, and I was learning how to study more research papers and compile researches and all. Uh, and then eventually the concept of business came in a very different manner when I was doing reading about online training and everything. Then I started my Genesis program, which is now in over 28 countries. So I have hundreds of clients, thousands of clients now under me. Up while doing, understanding the Genesis ka business part, understanding the business part of BS Stupid, how websites are operated. बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो लोगों को ये पता नहीं होता, उनको लगता है यार अच्छा ये वेबसाइट है, ये खुल गई, उनको उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि जिस बंदे ने खोली उससे पहले उसके साथ क्या क्या हुआ। आई मीन आई माई सेल्फ, जब मैं फौज से बाहर आया कितने लोगों ने मुझे चीट करा, बिकॉज आई हैड नो आइडिया। वो तुम्हारे को कुछ प्रोमिस करेंगे एंड दे डिलीवर समथिंग एल्स, जो बाद में पता लगता है यार ये तो धोखा था। तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ। आई हैड टू फॉल डाउन, आई हैड टू गेट अप, बिकॉज देयर वाज नो एग्जांपल्स फॉर मी, देयर वाज नोबडी टू आस्क from the very beginning. I'm the only guy in the family who went to NDA, so there was nobody to ask. Okay, I had to prepare myself. There was I'm the first person who went into bodybuilding, again nobody to ask. Okay, so I had to do myself, everything was done by myself. I'm the first author in my family, so nobody ask me books लिखनी कैसे हैं, उनमें कैसे research compile करनी है ना, सारी की सारी चीजें। And I'm again the first person who went into creating a website, creating a YouTube channel. तो कोई reference नहीं है, किसी को नहीं पता था कि exactly करना क्या है, right? So I had to fall down and learn, and this is what happened with my during my business part also. I had to fall down and learn. A lot of people cheated me. A lot of I found that लोगों की intentions कैसी होती है, और धीरे धीरे पता लगने लगा कि इस टाइम मार्केट में ना, बिकॉज ये एक बिजनेस बन गया है तो लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इसमें आ गए कि इसमें जल्दी पैसा मिल जाए, राइट? तो देन आई, अब ऑफ कोर्स जेनेसिस स्टार्टेड ग्रोइंग, देन आई अंडरस्टूड द बीएस स्टूपिड कांसेप्ट, उसको और कैसे ग्रो करना है, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन टीम. नाउ आई हैव अ बिग टीम ऑफ अराउंड 7 to 8 people with me, doing multiple things, and of course the new bsstupid.com in a very big manner is coming in a couple of months from now. So उस पे काम चल रहा है अभी. Lot of other projects are already in the way. अमेजिंग जर्नी सर, लिटरली अमेजिंग जर्नी. चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, इज इट बिजनेस और फिटनेस, इट इज अमेजिंग जर्नी. So I have observed this one thing, and I think many more people must have observed this, कि usually क्या होता है, जो एक्स आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना, मैं ट्राई सर्विस की बात करूं, नॉट आर्मी, नॉट एयरफोर्स, नॉट नेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राई सर्विस. यूजुअली क्या होता है, अगर वो सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, या वो एक्स सर्विस है, या उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली है, उसके बाद भी दे आर वेरी सक्सेसफुल इन अदर फील्ड्स, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, whether they are going into some kind of corporate business or they are opening up their own business. Like you are working on your own passion. Many more armed forces personnel work on their own passion after they leave the services, so they are so successful. So I just want to know what is the reason behind it. And I personally felt this, it is about the training, whether it's NDA, whether it's IMA, whether it's AFA or Naval Academy. I just want to know, sir, what these academy does to you, that you are a great person for your whole life. Okay. Look, first thing is, of course, you keep on listening to this word discipline, but discipline word जो है ना, वो बहुत हार्ड तरीके से इनग्रेन किया जाता है फौजी के अंदर. वो लाइफ लॉन्ग उस डिसिप्लिन को भूल नहीं सकता.
अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 4 बजे उठना है, दिस इज नॉट डिसिप्लिन. ओके, डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब ये होता है दैट इफ दे डिसाइड समथिंग इन लाइफ, देन दे गेट आफ्टर इट. देयर फोकस इज अ लॉट. उस टाइम वो अपनी लाइफ को इतना डिसिप्लिन कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टारगेट विच दे हैव. देखो, when Fauji's are enjoying, no, they're enjoying a lot. Then they don't care. But when they work 100%. So this is what it is, discipline. Discipline is कि जब distraction चल रही है, you're partying, you're enjoying, you're traveling, fun हो रहा है, you're fine. But जैसे ही task हाथ में आया, तो वो जो distracted mind से suddenly focus और disciplined mind की तरफ जाना, that is what Fauji's learn. How to immediately take your mind from X to Y and focus there. Right? So this is one part. The second part is energy levels. Because 4G training is quite tough physically and mentally, especially. So we generally have, 4G generally have lifelong very high energy levels. So when they are in a particular job profile, they're able to do that profile or carry out that work for a much longer time than normal people who get not just physically exhausted, they get mentally exhausted. कोई बात नहीं यार. sir, you were saying something, sir? Okay. Yeah. So we were on the why 4Gs are doing well outside. So these are the two major reasons I find that why 4Gs even after retiring, they actually do well in whatever field they go in, because they're ready to put in 100%. And for them, their respect is utmost. So they cannot just be a lousy kind of a guy, and they're not ready to take it from anybody. So that's why if they join a company or an office or somebody, that's why people outside prefer to have a defense forces personnel with a good experience in their company, because they know that this guy will actually give us 100% and he will deliver on time. So this is what we are taught in the defense forces. Yes, sir. So since you were talking about NDA punishment, जैसे हम as a civilians देखते हैं उसको punishment, but it is part of making you hard for the armed life. So मैं personally जानना चाहूँ, what you guys see is not exactly punishment. What you guys see is what they show you. What they're showing us. Yes, they sir. only show you a bit of good part of training, hard part of training. They really don't show you the actual thing which goes on in the academy. So yes, that sir. should remain unofficial. Yes, sir. Only a guy in the academy can. So मेरे ख्याल से जो एनडीए के एस्पायरेंट्स हो गए ना, वो तो आपको फॉलो करते ही है, और जो एस्पायरेंट्स इसको देख रहे हैं उन सबके दिमाग में एक वर्ड जरूर आता होगा, which is रगड़ा. It's a very common word of NDA and all the academies. So sir, I personally want to know your first रगड़ा experience. First रगड़ा experience. पता नहीं यार, हर रोज ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा. वैसे पर वो फर्स्ट टाइम वाला होता है ना कि एकदम आप यू आर फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड और फिर एकदम से आर्म लाइफ में. First, initially, एकदम कुछ नहीं होता. The moment you enter the academy, they give you some days to acclimatize there, because the schedule is very different. Most people there are guys from Sainik school, military school and all. तो उनके लिए problem नहीं है. लेकिन जो straight away pure civil background से आए हैं, उनके लिए issue होता है adjust करना, suddenly away from parents and having a tough life. So they give you some time, some days to acclimatize and adjust. But then when it starts, the initial schedule itself is a ragda, yaar. I mean, it's like if you're getting up in the morning at 3 o'clock, okay, and 3:30 आप उठे and you cannot switch on the lights. कुछ होता है, but वो मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा because that's not able to do it. So when you're getting ready at that time, then you start learning to do everything, ironing your stuff, and right from cleaning your floors, mentioning polish करते थे अपने floors को हम घंटों तक. उसके पूरी चेकिंग और टेस्ट होते थे. अगर नहीं, if the officer does not like it, you liable for even greater punishments, right? So ये सुबह सुबह मतलब कुक कर रहे हो सारी चीजें, getting ready, and then there are morning में ही proper जो periods होते थे, drill या PT होती थी. And drill PT is not something I can just explain here. It's something very powerful, in terms of all physical activity. सुबह सुबह. Then you have the academy classes जहाँ पे तुम focus कर ही नहीं पाते थे क्योंकि ज़्यादा time नींद आती रहती थी. ठीक है. Then again you come back at 1:30, have your lunch. You have minutes and very very limited time to eat your meals, because that is what they try to do it to you. Because for them, the military training is not about physical fitness. Physical barriers बहुत पहले टूट जाती है training में. It is about getting you mentally tough to face any situation.
If you're hungry, then how long can you sustain? If you're undergoing a particular thing, how long, where will you break? So they want to increase the threshold of breaking point. They find that, okay, this guy is breaking here, they will push you to break here. And that's why the moment, if anybody is very weak in something in India or he's strong in India, doesn't matter. By the time everybody passes out, virtually everybody is at a similar level. This is what they try to do. So रगड़ा एक्सपीरियंस भी जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता था यार। और रगड़ा शुरू होता था रात को। आई मीन पूरे दिन जब तुमने ट्रेनिंग कर ली, पूरे दिन गेम्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, पीटीज हो गई, परेड हो गई, सब कुछ हो गया, एंड तुम रात को आए, लेट्स से देयर यूज्ड टू बी अ नाइट पीटी आल्सो पोस्ट डिनर, डिनर के इमीडिएट डिनर के बाद इमीडिएटली, एंड देन यू डू नाइट पीटी मे बी एन आवर ऑफ अ सेशन, एक आध घंटे का सेशन होता था डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है। उसके बाद जब लाइट्स आउट हो गई, सो इट मींस यू अवेक सिंस व्हेन, it's almost 16 to 18 hours हो गए हैं, right? Now the real thing starts in the night. अब वो सारा अनऑफिशियल होता है, तो वो रगड़ा समझ में आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? तो दैट इज नाउ, इमेजिन दिस थिंग गोइंग फॉर डेज टुगेदर and you've never seen this, then of course, despite of me being a track and field athlete, I lost huge. I think I lost almost 11 kgs in 1.5 months. Despite of being a very good athlete at all, but because more training is very different, that level of training. Okay, but then of course you start adjusting to it, and every term, every 6 months you get new challenges, new responsibilities. The entire concept of NDA and defense forces is designed in such a way that you will learn during training lot of things. और वो सब चीजें इसलिए कराई जाती हैं because as an officer you are supposed to command men, and ये men आपके लिए अपनी लाइफ देने को तैयार है। So अगर आप उस पेन से नहीं निकले हो जो आपके men निकले हैं, right, then you cannot set an example for them. They will not follow you, right? They will not respect you. That's why you undergo every single thing in the academies during your training pattern, so that you can command them, and they respect you as an officer. They know that you have undergone all this because they also undergo similar type of hard training. Yes, sir. Yeah. So, एक चीज मैं बीच में आपको पूछना भूल गया था. Why did you choose Air Force, sir? Air Force के पीछे क्या रीजन था, सर? ऐसा कुछ नहीं। मेरे को एक चीज याद है. There was a movie which inspired me a lot. I mean, I loved army also. Another thing I loved was army. In fact, a lot of people used to tell me I'm more suited for army. But Air Force में मुझे inspire किया था. There was a movie called Vijeta, if you have seen. Vijeta was a movie of Shashi Kapoor and Rekha, and I think it was Shashi Kapoor's son who acted as a NDA cadet उसमें. So it was actually made in the National Defense Academy in the 80s, and 70s, 80s में it was made, and वो बेसिकली दिखाते हैं कि शशि कपूर और रेखा का एक बेटा है, वो एनडीए में जाता है, एंड देन ही गोज टू द एयरफोर्स अकेडमी. तो वो जो पूरी ट्रेनिंग और वो सारा दिखाया था, दैट थिंग मोटिवेटेड मी अ लॉट. सो देयर वाज समथिंग आई वांटेड टू सी व्हाट दिस फ्लाइंग मींस, एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज अनथिंकेबल इन माय केस. मतलब फैमिली में तो वैसे ही कोई नहीं फौज में, मतलब हार्डली कोई था, तो दूर बहुत उसमें था. एयरफोर्स में तो दूर दूर तक कोई नहीं, और फ्लाइंग मतलब, और वो भी मेरे ऐसे से कि यार ये एयरफोर्स पायलट बनेगा, ये तो 12th पास नहीं हो रही इससे. मतलब हम तो आई टोल्ड यू ना, वी वर लेबल्ड यूजर्स. ये उस लेवल पे सोचना ही वो है. सो इट वाज आल्सो मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर मी टू प्रूव माय सेल्फ कि नो, दिस इज योर थॉट पैटर्न्स, इज जस्ट योर थॉट पैटर्न्स, इट डजंट मैटर. सर वापस फिर, यस सर, दैट्स हाउ आई चोज एयरफोर्स. ओके सर, आई गॉट इट सर. सर वापस थोड़ा फिटनेस में आते हुए, जैसे आपने खुद भी बताया, योर मेन एम फॉर स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल वाज कि यू वांटेड टू बर्स्ट द मिथ्स जो भी हमारे उस टाइम पे फैला रहे थे कि एक हफ्ते में आप अपना साइड का बेली फैट निकाल देंगे, एक हफ्ते में मैं आपका चेस्ट फैट निकाल दूंगा, मैं आपकी बॉडी बना दूंगा, मैं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा दूंगा. सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, बिकॉज मुझे भी जब 5 साल, अभी तो 5 साल हो चुके सर मुझे भी पावर लिफ्टिंग और ये सब करते हुए. आई नो दीज इडियट्स वेरी वेल सर. तो मुझे पता है इन लोगों ने कितना मिसकंसेप्शन फैलाया कि चेस्ट फैट के लिए आप थोड़ा सा केबल फ्लाई कर लो, देखो आपकी क्या सुनहरी चेस्ट फैट, आपकी सारे चेस्ट चले जाएगी, आपके एकदम चेस्ट मसल्स आ जाएगी एकदम.
ऐसे पूरा सर। और सर मैं उसकी बात मान भी लेता था, मैं पागलों की तरह एकदम ऐसे वो आई यूज्ड टू डू 5 to 10 सेट्स ऑफ दैट एक्सरसाइज केबल क्रॉस वाली, कि भाई मेरा सारा चेस्ट फैट निकल जाएगा क्योंकि ये भैया यूट्यूब वाला बोल रहा है। तो सर अभी भी, अब तो करंटली थोड़ा सा कम हो गया है, इनकी थोड़ी तादाद कम हो गई, अब जो लोग हैं वो थोड़े से समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे, बट स्टिल सम पीपल आर स्टिल डूइंग इट एंड पीपल आर फॉलोइंग देम। तो सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिटनेस? मतलब आज भी अगर किसी को कंटेंट के लिए, नॉलेज के लिए कोई सोर्स प्रेफर करना होता है, इट इज वेरी सैड टू से आपका चैनल छोड़ के या और भी कुछ चैनल्स जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उसको छोड़ के वी हैव टू गो फॉर द फॉरेन सोर्स, देन वी हैव टू वॉच फॉरेन यूट्यूबर्स फॉर द राइट मटेरियल। तो सर व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द रीजन? हमारी इंडस्ट्री सही इसी बात लेवल है पे सर। ठीक है। आप तो थोड़ा सा वैसे सीख रहे हैं बिकॉज गालियां खा खा के अकल आई है, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। एग्जैक्टली सर। मेन प्रॉब्लम ऑफ अगर मैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को भी एज पर लूं, मतलब सच, बिकॉज आई सीन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई बीन टेलिंग दिस सिंगल वर्ड जो यहाँ लैकिंग है और आज भी है, वो है एजुकेशन। ठीक है। हमारे स्कूल्स में ऐसी कोई एजुकेशन हमें नहीं दी जाती। अगर बाहर भी आते हैं तो जो एजुकेशन का लेवल है दैट इज वेरी, फॉर एग्जांपल अगर आपको फिटनेस के बारे में कोई पढ़ा रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में कोई पढ़ा रहा है, तो जनरली द पर्सन टीचिंग यू हिमसेल्फ इज अनक्वालिफाइड, राइट। उसके अपने क्रेडेंशियल्स कुछ नहीं है, तो वो उतना ही सिखा सकता है जितना उसने रट के सीखा हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Thankfully, I had the experience of training under one of the best coaches. I mean, in all the fields. So I remember in the defense forces, I was under one of the best ustads. Both in drill and in PT. So we learned a lot from them. In my athletics days, I was under Mr. Shobhat Singh. He's over 7 times national high jump champion. Right. So I was under him. Very technical coach. Very technical coach. Then in bodybuilding, I was under under the legendary coaches like Mr. Prasad Kumar, Mr. Bhakta Kumar, KLNB Prasad. So, and I remember the Air Force team, Navy, Air Force, Army team used to be full of legendary bodybuilders, top class bodybuilders. So, you have somebody like Prasad Kumar who's there, who's 15 times Mr. India, standing next to you, and the way he used to train was sheer torture. So when you and then when I started studying, I remember the first time I studied was under Dr. Dhananjay More. And in fact, now next thing I'm planning is something with Dr. More only. We're already in discussion with that. But Dr. Dhananjay More ka plus point kya hua? He is still one of the most educated and the most qualified coaches out there. He's himself an MBBS doctor, and he has done everything in terms of ACSM and all long back. Now, whenever people like them teaches you, they have a very different way of teaching. When a doctor teaches you, who is himself a national power lifter, he teaches in places like Indian Police Academy and all, right? And he is himself so knowledgeable in fitness, in the certification, the qualifications. तो फिर एक पर्सपेक्टिव अलग वो आपके सामने देते हैं, राइट? तो वो आपको कोई कोई बायस नॉलेज नहीं देंगे, आप कोई थ्योरी फालतू की नहीं पढ़ाएंगे, ट्रेंड्स नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको राइट नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन एज इट इज। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट विद the students in India, people in India who are getting into fitness. फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज एजुकेशन। यू हैव टू हैव राइट एजुकेशन, और वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लैकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिटनेस जो एक करियर है ना, उसको किस तरह लिया जाता है फॉर मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ये रेगुलेटेड करियर नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, आसान है। जिसने ये सोच लिया ना, उसका करियर वहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये आज से 15 साल पहले तो आप सोच सकते थे, जिस टाइम लोगों को कुछ नहीं पता था फिटनेस के बारे में। आफ्टर 15 इयर्स ना लोगों को सब पता लग चुका है। यूट्यूब इज टेलिंग देम एवरीथिंग, सोशल मीडिया इज टेलिंग देम एवरीथिंग। तो तुम बेवकूफ आज तो बना लोगे, लेकिन कब तक बेवकूफ बनाओगे? और एक दिन पता लग गया ऑडियंस को कि भैया ये इंसान तो खुद बना रहा है, हमें ये तो सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सब सेल्फ मेड है। अगले दिन से उन्हें पता लग जाएगा, एंड देन दे विल बी लाइक, नो, दिस गाय इज ऑफ, let's watch somebody more knowledgeable. Isliye the first thing for every fitness, somebody getting into fitness is education, education, education. Study, study, study. There's a huge, huge knowledge to be taken. मतलब बहुत सारे जन्म भी कम है, इतनी नॉलेज है यार। Yes, sir. So, but ये जो YouTube पे आजकल इतना बकवास फैला रहे हैं लोग, कुछ अब तो खैर इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है फिलहाल। जैसे मैंने देखा है, कुछ लोग इनको पहले फॉलो करते थे, लेकिन अब अगर आप उनकी कमेंट सेक्शन देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर YouTube पे इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री का इतना क्यों हाल खराब है? आई मीन
देयर इज जस्ट कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्सी. Okay, देखो, any sector आपका which is not regulated, okay, that sector will always be misused. Okay, for example, let's say, अभी there was this Baba arrested अभी कुछ time पहले. He had 3 crore followers. I think आश्रम सीरीज भी उन्हीं के ऊपर बनी है, right? तो आज these 3 crore followers, whom were they following? Are they blind? Are they deaf, dumb? What were they? This is the problem in this country. We have a huge amount of population which is hardly educated. आधे तो literate ही नहीं. जो literate हैं वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, बेसिक स्कूल एजुकेशन, जिसे हम विजडम कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड कहते हैं, वो नहीं है हमारे पास, बहुत रेयर है. तो मैक्सिमम जो लड़के हैं यूट्यूब पे, एक तो वो बहुत यंग जनरेशन के हैं, दे आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 14, 15, 16 टू 20, 22, इस रेंज जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है. तो इनको कन्विंस करना बहुत आसान होता है. और बिकॉज फिटनेस में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कोई भी चैनल बनाए और कुछ भी बोलना शुरू करे. भाई जब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी मेडिकल फील्ड में हो, यू आर अ डॉक्टर, कैन यू इवन इमेजिन टू से समथिंग लाइक वेट लॉस चटनी, वेट लॉस खिचड़ी, स्नेक डाइट, ऑल दीज रबिश थिंग्स, कैन यू इवन डेयर टू से? अगर तुमने बोला, अगले दिन तुम्हारा लाइसेंस विल बी कैंसल्ड. लेकिन तुम यूट्यूब पे क्यों बोल सकते हो? तुम ये बाबा बन के क्यों बोल सकते हो? देयर इज नो रेगुलेशन. तुम कुछ भी बोलो, यू से एनीथिंग, ठीक है. और प्रॉब्लम ये है कि इतने अंधभक्त हैं, उन्हें समझ ही कुछ नहीं आती है. वो क्वेश्चन कर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देम, दे नेवर क्वेश्चन, दे नेवर आस्क्ड व्हाई. वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं. अच्छे से 3 मिलियन फॉलोअर हैं, बेटा सही हो गए, चलो इसको फॉलो करो. अगेन सेम एग्जांपल, जब किसी ऐसे बंदे के 3 करोड़ से ऊपर हो सकते हैं, तो इसमें 3 मिलियन क्यों नहीं हो सकते? Okay. Yes, so sir. this is how it is. When there's no regulation in any industry, that industry will always be misused. बहुत ज्यादा. Yes, sir. So currently जो आप अभी YouTube पे सीरीज कर रहे हैं ना, exposing the transformation secrets, you are yes sir, it is amazing sir. जो उसमें आपने बातें बताई है ना सर, no one really tells that. तो सर मैं खुद उससे इतना कुछ सीखा हूँ, और कितने लोग सीखे, क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम पे जाके वो अपना यूट्यूब के भैया को देखते हैं, उसके बड़े एब्स निकले, उसके बड़ी श्रेडेड बॉडी है, तो उसको देख देख के हमें लगता था कि यार हम भी मेहनत करें, हमारी क्यों नहीं आती, क्या हम नहीं कर सकते हैं? अभी यहाँ से पता चल रहा है सर, आपकी वीडियो देख के वो पीछे भैया जाके थोड़ा सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेता है, वो हमें नहीं पता है, वो पीछे की बातें है वो सारी. तो सर आपने उसमें एक मेंशन छोटा सा किया था, जब ये बॉलीवुड वाला जो आप बोल रहे थे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या होते हैं और कैसे इनकी बॉडी बनती है, हार्श मेथड्स क्या यूज करते हैं ये लोग. सर उसमें आपने छोटा सा एक मेंशन किया था कि आप थोड़े जो कोचेस है जो इनको ट्रेन करते हैं, आप उनको जानते हैं. तो सर आपको कभी ऐसे हैज एनी सेलिब्रिटी और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस एवर कॉन्टेक्टेड यू फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन? Yes, there have been some from